हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जैसे आप थंबनेल देख के आए हो, आज हम पढ़ेंगे बॉडी वेव्स क्या होती है और जैसे बॉडी वेव्स में पी वेव्स क्या होती है, एस वेव्स क्या होती है, सारे जो टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली टॉपिक्स को स्टार्ट नहीं करेंगे। हर बार की तरह एज़ यूजुअल पिछले वीडियो में जो चीज़ें हमने कवर की थी उसको इंटरलिंक करके आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाए कि पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा उसको इंटरलिंक करके आज के नए टॉपिक्स को चालू जब करेंगे तो हमको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के इंटीरियर के बारे में, मतलब लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। और अर्थ के इंटीरियर में जो लेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे कि क्रस्ट हो गया, मैंटल हो गया, कोर हो गया, और क्रस्ट को भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, फिर मैंटल को सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, कोर को भी आउटर कोर, इनर कोर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था। फिर हमने पढ़ा था कि उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, मटेरियल्स के, कौन कौन से लेयर में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, हमने फैक्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी थी पिछले वीडियो में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने जो फैक्ट्स पढ़ी थी कि कंपोजिशन ऐसे होता है, लेयर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि लेयर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसे मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? क्योंकि अर्थ के इतने इंटीरियर तक जाना, स्पेशली इनर कोर तक जाना, इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अर्थ का इंटीरियर जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा हाई है कि कोई जा नहीं सकता। और स्पेशली अभी तक गया जो है वो लिथोस्फीयर को पूरा क्रॉस तक नहीं कर पाया, तो इंटीरियर तक जाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला, उनको ऐसे चीज़ों का पता कैसे चला? तो उसके पीछे कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि हाँ, अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, उनके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ इस टाइप से है, बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस एंड प्रूफ्स। तो आज के इस वीडियो में हम एविडेंसेस और प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, सो कौन कौन से टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच साइंटिस्ट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ, कि कैसे अर्थ के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से एविडेंसेस दिए गए। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, क्योंकि अर्थक्वेक भी वन ऑफ द रीज़न है, एविडेंसेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक पढ़ेंगे, अर्थक्वेक भी एक एविडेंस है। अर्थक्वेक में क्या पढ़ेंगे? जैसे बॉडी वेव्स हो गई, बॉडी वेव्स में पी वेव्स हो गई, एस वेव्स हो गई, एक सिस्मिक वेव्स होती हैं, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू अर्थक्वेक पढ़ेंगे, जैसे कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, और सिस्मिक वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, और सिस्मिक वेव्स ट्रैवल करने की डायरेक्शन कैसी होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ विट हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि अर्थक्वेक के सिस्मिक वेव्स हमें डिफाइन करते हैं कि अर्थ की जो लेयरिंग होती है उसमें कौन कौन से मैटर पाए जाते हैं, क्या कौन से लेयर में लिक्विड पाया जाता है, कौन से लेयर में सॉलिड पाया जाता है, कौन से लेयर में सेमी सॉलिड पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और यही एक एविडेंस है जो बाद में जाके हमको फैक्ट्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी ना, कि अर्थ की लेयरिंग में कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, ये सारे फैक्ट्स इस वीडियो में एविडेंसेस के थ्रू प्रूव किए गए हैं, वो सारे फैक्ट्स को। ठीक है, तो लास्ट तक बनिए रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आई नो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन लास्ट आते आते आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। अगर आप आखिरी तक बने रहोगे मेरे साथ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सो व्हाट आर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, तो कौन कौन से एविडेंसेस हैं? सबसे पहला है सरफेस रॉक्स। जो हमारे सरफेस में पाए जाने वाले रॉक्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के इंटीरियर से ही निकले हैं। जैसे हमने पढ़ा था लावा थ्रू वॉल्केनोस हमारे अर्थ के सरफेस में आके कूल हो गए, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, बाद में वही सरफेस रॉक्स होते हैं।
अब इन सरफेस रॉक्स को टेस्ट किया जाता है, लैबोरेटरी टेस्टिंग की जाती है। तो जो साइंटिस्ट है वो एनालाइज करते हैं कि जो रॉक्स में पाए जाते हैं मिनरल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर में ही होंगे, क्योंकि वहीं से निकल के आए हैं, ये बाद में जाके ये रॉक्स बने। तो सरफेस रॉक्स से हम एनालाइज कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। पहला है सरफेस रॉक्स। सेकेंड है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स का मतलब जैसे कि डेब्रिस हो गया, जो ऐसे पीस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डेब्रिस, जो आउटर स्पेस से ओरिजिनेट करते हैं, या तो वो दूसरे प्लैनेट के पार्ट होते हैं और वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सरफेस पे आके गिरते हैं। तो जब इसकी लैबोरेटरी टेस्टिंग होती है, साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं कि ये मीटियोराइट्स में जो भी कंपोजिशन मटेरियल्स पाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी पाए जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम, जैसे आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी, कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा यूनिवर्स ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ से बना है। जितने भी मेटल्स मटेरियल्स बने हैं, सेम मेटल मटेरियल से ही पूरे प्लैनेट्स, पूरे यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। ऑब्वियसली थोड़े कॉम्पोजिशन इधर उधर हो गए होंगे, कोई ज़्यादा कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल्स के होंगे, कोई कम कॉम्पोजिशन मेटल्स के होंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है पूरे यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। अगर वो प्लैनेट्स हों, अगर वो इवन डेब्रिस जो आउटर स्पेस में भी घूम रहे हों, जो सरफेस पे आके गिरते हैं, जिसे हम मीटियोराइट्स बोलते हैं, उसमें भी सेम कॉम्पोजिशन पाए जाएंगे ऑलमोस्ट, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में पाए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि मीटियोराइट्स एज एन एविडेंस, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हम ये बोलें कि अर्थ के इंटीरियर में भी सेम टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन होगा। तो सेकेंड इज मीटियोराइट्स। थर्ड वन इज द जियोफिजिकल डेटा फ्रॉम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम सब जानते हैं कि जो डिस्टर्बेंसेस सरफेस में होती है ड्यू टू शेकिंग, अब वो क्यों होती है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, आगे हम पढ़ेंगे, जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है, बाद में जाके वो डिस्टर्बेंसेस हमारे सरफेस में क्रिएट होती है। तो अर्थक्वेक भी वन ऑफ द रीज़न है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप की लेयरिंग पाई जाती है और कौन कौन से टेक्सचर पाया जाता है, जैसे कौन कौन लिक्विड है कि सॉलिड है, हमारे अर्थ में कौन सा लेयर लिक्विड है, कौन सा लेयर सॉलिड है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अर्थक्वेक से हम एनालाइज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे, जो बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स होती हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब आपको लास्ट में जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि वीडियो में लास्ट आने तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पूरी एक कहानी जैसे मोतियों की माला पिरो देते हैं ना, जैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक, जैसे आप सब जानते हो, ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। इस फिनोमिना में होता क्या है कि जो अर्थ का सरफेस है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, इसमें डिस्टर्बेंस या फिर शेकिंग देखने को मिलता है, जिससे जो आउटकम होता है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो शेकिंग या डिस्टर्बेंसेस जो अर्थ के सरफेस पे, मतलब जो क्रस्ट है, उसमें क्यों देखने को मिलता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, स्पेशली जो लिथोस्फीयर की प्लेट है, वहाँ पे कुछ ऐसे एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, और वो एनर्जी जब रिलीज़ होके सरफेस पे आके पहुँचती है, तब हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, इस एनर्जी को इस सरफेस तक पहुंचाने के लिए कुछ वेव्स हेल्प कर रही होती है। अब ये वेव्स कौन सी होती है, इसका नाम है सिस्मिक वेव्स। ठीक है, फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये एक फिनोमिना है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जिससे होता क्या है कि जो शेकिंग या डिस्टर्बेंस सरफेस पे देखने को मिलता है, उससे डिस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ के इंटीरियर में, स्पेशली लिथोस्फीयर की प्लेट पे, कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, और उस एनर्जी को उस सरफेस तक पहुंचाने के लिए सिस्मिक वेव्स ऐसा कैरियर उस एनर्जी को कैरी करता है और उस सरफेस पे ले आके हिट करता है, और उसके बाद जो हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है सरफेस में, वो ये सिस्मिक वेव्स करता है। ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स का यहाँ पे रोल है एज अ कैरियर टू कैरी द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड। ठीक है, जो अर्थक्वेक में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, उसको कैरी करने का काम होता है सिस्मिक वेव्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो अगर आप पूछो कि ये एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है,
तो उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक स्लैब, ये एक रीज़न है। होता क्या है कि हमारा एस्ट्रोनोस्फियर लेयर जो होता है ये इसके ऊपर लिथोस्फियर की स्लैब फ्लोट कर रही होती है। एस्ट्रोनोस्फियर जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसमें पाया क्या जाता है मैग्मा, जो कि सेमी सॉलिड होता है, उसके ऊपर ये लिथोस्फियर की स्लैब जो फ्लोट कर रही होती है। होता क्या है कि जो एस्ट्रोनोस्फियर लेयर है इसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टेम्परेचर की चेंज की वजह से कन्वेक्शनल करंट नाम की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, और उसके वजह से मतलब कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके थर्मल टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। उस थर्मल टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग कन्वेक्शनल करंट उठने लगती है। मान लीजिए ऐसे कन्वेक्शनल करंट उठने लगी, कोई एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में कन्वेक्शनल करंट उठने लगी, तो होगा क्या कि ऊपर का जो लिथोस्फीयर वाला प्लेट है उसमें प्रेशर पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में कन्वेक्शनल करंट फ्लो कर रहा होता है उस डायरेक्शन में उस प्लेट पे प्रेशर पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस लिथोस्फीयर वाली प्लेट पे फॉल्ट देखने को मिलेगा, क्रैक देखने को मिलता है, और उस फॉल्ट या क्रैक से एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज़ होती। तो ये एक रीज़न होता है जिससे अर्थक्वेक जैसे फिनोमेना देखने को मिलता है। अब ये अर्थक्वेक जो फिनोमेना है वो सडन फिनोमेना है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके नहीं होती है, अचानक से होने वाला ज्योग्राफिकल फिनोमेना। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तभी अर्थक्वेक जैसे फिनोमेना देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे तो कन्वेक्शनल करंट हमेशा मतलब मूव करते रहते हैं, ऐसे तो कितने ज़्यादा अर्थक्वेक आने लगते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, वो एनर्जी की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अगर आप पूछो कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ओरिजिनेट करती है एक पॉइंट जिसका नाम है फोकस। फोकस एक ऐसा पॉइंट है, कहाँ पे पाई जाती है, अर्थ के इंटीरियर पे। इंटीरियर पे कहाँ पे, जो लिथोस्फीयर, जैसे मान लीजिए लिथोस्फीयर की स्लैब, लिथोस्फीयर की स्लैब में कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, अब फोकस के जस्ट ऊपर, जस्ट अबव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। मतलब फोकस जहाँ से एनर्जी ओरिजिनेट हो रही है और उसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट है जो सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, जस्ट अबव इट, जस्ट अबव द फोकस, उसका नाम है एपिसेंटर। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा सरफेस पे जो इंटेंसिटी देखने को मिलती है वो मिलती है एपिसेंटर में। एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा हिट करती है वो एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज़ कहाँ से होती है, फोकस से। अब ये रिलीज्ड ओरिजिनेटेड एनर्जी है, इसको सरफेस तक लेके जाने के लिए जो वेव्स एज अ कैरियर होती है उसका नाम है सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स दूसरे डायरेक्शन में सरफेस में लेके जाके हिट कर देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट करती है एपिसेंटर में जो फोकस के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, सरफेस पे होता है। तो ये है अर्थक्वेक के कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता रहनी चाहिए। अब सिस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम सिस्मिक वेव्स को मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफी। सो रिक्टर स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम सिस्मिक वेव्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, जबकि जो सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करते हैं सिस्मिक वेव के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है इसके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, और जो सिस्मोग्राफी है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं। अब वो क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड रहते हैं कि ऐसे एरियाज में अर्थक्वेक हो सकते हैं, ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, तो यहाँ वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल पहले से ही कर दिए जाते हैं ताकि सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक, अब सिस्मिक वेव्स दो टाइप की होती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स जो होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। अब ये प्राइमरी वेव्स नाम से ही समझ में आता है, प्राइमरी सबसे पहले पहुँचने वाली जो वेव्स होती है वो है पी वेव्स। नाम से ही समझ में आ सकता है, आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एस वेव 60% होती है स्पीड पी वेव के कंपैरिजन में।
कहने का मतलब जो वेव सबसे पहले सरफेस पे आके हिट होती है और सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होती है वो है पी वेव। इसके बाद जो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होने वाली वेव है वो है एस वेव। तो आई होप आपको स्पीड समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कोई भी सिस्मिक वेव्स हो, चाहे वो पी वेव्स हो या एस वेव्स हो, उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम पढ़ेंगे। मतलब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, इसको हमको जानना ज़रूरी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि सिस्मिक वेव्स, चाहे वो पी वेव्स हो या एस वेव्स हो, है तो वो सिस्मिक वेव्स ही। अब नॉर्मली कोई भी सिस्मिक वेव हो कैसे ट्रैवल करता है? ये ट्रैवल करता है फोकस से जो ओरिजिनेटेड एनर्जी है, इस एनर्जी को सरफेस तक ले जाने के लिए सिस्मिक वेव एज अ कैरियर यूज़ किया जाता है। मतलब जो सिस्मिक वेव्स हैं उस एनर्जी को कैरी करता है और सरफेस पे ले जाके उसको हिट कर देता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक ही डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में सरफेस जो सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स ट्रैवल कैसे करते हैं? सिस्मिक वेव ट्रैवल करते हैं लिथोस्फीयर स्लैब को पूरा क्रॉस करके ही वो सरफेस पे पहुंचते हैं। तो जो मीडियम है वो लिथोस्फीयर की स्लैब है जिसके थ्रू वो सरफेस को जाके हिट करेगी। तो अब लिथोस्फीयर जो स्लैब है वो किससे बना है? लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स। तो कहने का मतलब जब ये वेव्स ट्रैवल करके सरफेस पे जाएगी तो लिथोस्फीयर के अंदर के जो रॉक्स होंगे वो भी डिस्प्लेस तो होंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये क्यों कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब सिस्मिक वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उस डायरेक्शन में जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं लिथोस्फीयर के, वो भी उसके अकॉर्डिंग मूव करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो भी सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग मूव करेगी। ये ही बस आपको समझाना चाहते थे। अगर आप तो पी वेव्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का पैटर्न क्या है? पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती हैं, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है पैरेलल टू द डायरेक्शन। मतलब जो रॉक्स होंगे उसके पार्टिकल्स भी पैरेलली मूव करेंगे। पैरेलली मूव करने का मतलब पी वेव्स पैरेलली मूव करते हैं तो उसके रॉक्स के पार्टिकल्स भी पैरेलली मूव करेंगे, डिस्प्लेस होगा रॉक्स भी पैरेलली, ठीक है। तो कैसे? कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, इस टाइप का पैटर्न पी वेव्स फॉलो करता है और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पैरेलल होता है। तो इस कंप्रेशन एक्सपेंशन की वजह से इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी कंप्रेशन एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। तो इसको एक और नाम से बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स, इसका जो स्पीड होता है वो 8 to 9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एस वेव। एस वेव कैसे ट्रैवल करेंगे? उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, मतलब कि ऐसे ट्रैवल करेगा। तो जो रॉक्स होंगे, जो लिथोस्फीयर में जो रॉक्स पाए जाते हैं उसके पार्टिकल्स भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ही मूव करेंगे, क्योंकि एस वेव जैसे डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस प्रोपोगेशन में मूव करेगा उसके पार्टिकल्स भी, उसके रॉक्स भी वैसे डिस्प्लेस होंगे। तो मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन मूव होगा। इसको एक और नाम से बोला जाता है एस वेव को ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि ऐसे वेव्स के थ्रू वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन मूव करने की वजह से इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। इसका जो स्पीड होता है वो 4 to 5 किलोमीटर होता है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पी वेव्स ज़्यादा फास्टर होता है एस वेव्स से, क्योंकि 8 to 9 किलोमीटर होता है पी वेव्स का और 4 to 5 किलोमीटर होता है एस वेव्स का। तो कम स्पीड होती है एस वेव की, ठीक है। अब इन पी वेव्स और एस वेव्स को हम एक नाम से बोला जाता है जिसको हम बोलेंगे बॉडी वेव्स, ठीक है। तो कहने का मतलब पी वेव्स एस वेव्स कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी है सिस्मिक वेव्स की। मतलब पी वेव्स सिस्मिक वेव्स है, एस वेव्स सिस्मिक वेव्स है, बट ये दो सिस्मिक वेव्स कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बॉडी वेव। तो अगर आप पूछो कि बॉडी वेव्स होता क्या है, तो बॉडी वेव्स में दो टाइप के सिस्मिक वेव्स पाए जाते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अब वेव्स की स्पीड भी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम का। कहने का मतलब अगर कोई मीडियम डेंसर मीडियम होगा तो वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सॉलिड एक डेंसर मीडियम है, तो जो भी वेव्स उस सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जब वो सॉलिड से लिक्विड वाले स्टेट में एंटर करेगा वो वेव, तो
उसकी जो स्पीड होगी वेव की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो मीडियम लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। फिर उसके बाद अगर वो तीसरे वाले मीडियम, गैस वाले मीडियम में एंटर करेगा वो वेव, तो उसकी वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि गैस की डेंसिटी और भी कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो लेस डेंस, जितना लेस डेंस होता जाएगा उतनी स्पीड उस वेव की कम होती जाएगी। प्लस जितना डेंसिटी उस मीडियम की कम होती जाएगी उतना उस वेव की रिफ्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी। मतलब सॉलिड में एकदम स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करेगा वो वेव, लेकिन जैसे लिक्विड में एंटर करेगा वो वेव तो उसकी रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगी, और गैस में और भी ज़्यादा रिफ्रैक्शन उस वेव की बढ़ जाएगी। तो लेसर द डेंसिटी ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज़ मोर। अब पी वेव्स हो या एस वेव्स हो, ये दोनों वेव्स कौन से मीडियम में ट्रैवल करते हैं ये देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी वेव्स हो या एस वेव्स हो, कौन से मीडियम में वो ट्रैवल करते हैं ये समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पी वेव्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट एस वेव्स ट्रैवल्स ओनली थ्रू सॉलिड। मतलब पी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से वो पास होता है, बट जो एस वेव्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास होती है। मान लीजिए पी वेव्स है, तो पी वेव्स सॉलिड में जब ट्रैवल करेगी तो इसकी स्पीड पी वेव्स की ज़्यादा होगी, लिक्विड में जब ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी, और गैस में और भी कम हो जाएगी। सॉलिड एस वेव्स में क्या होगा, एस वेव्स में क्या होगा कि वो तो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करेगी, लेकिन सॉलिड में भी लेस और मोर डेंसर एलिमेंट्स तो पाए जाएंगे। मान लीजिए एस्टेनोस्फीयर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो सेमी सॉलिड का होता है। तो सेमी सॉलिड में जो एस वेव है वो ट्रैवल तो करेगी, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सॉलिड, जो रिजिड सॉलिड के कंपैरिजन में सेमी सॉलिड की से जब वो गुजरेगी एस वेव्स, तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से गुजर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो स्पीड होगी वो वेरी करेगी। सिमिलरली एस वेव्स में भी वेलोसिटी जो स्पीड है वो वेरी करेगी। सॉलिड में भले ही वो पास तो होगी, लेकिन वो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, स्पीड चेंज हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो है फोकस। हमने पढ़ा था ज़रूरी नहीं कि फोकस कहीं पे भी ऊपर ही होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक एरियाज़ में ही होना चाहिए। फोकस एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट्स ज़्यादा होगी और जहाँ पे फॉल्ट्स देखने को मिलती है लिथोस्फीयर में, वहाँ पे फोकस सबसे पाए जाते हैं। तो कोई मान लीजिए ऐसा एक फोकस वाला पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब ये एनर्जी जो रिलीज़ हुई है इसको कैरी करने के लिए कौन से वेव्स होंगे? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स ये एनर्जी को कैरी करके डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में फोकस से निकलने वाली जो सिस्मिक वेव्स हैं ये तीनों मीडियम से, मतलब पहले वो सॉलिड को क्रॉस करेगा, लिक्विड को, और गैसेस भी जो अगर इंटीरियर में होंगी लेयर में तो उसको भी क्रॉस करेगा। आपने क्या पढ़ा था? आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आउटर कोर पे लिक्विड है, आउटर कोर में लिक्विड है। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड में जब वो ट्रैवल कर रहा था तो ऑलमोस्ट सीधे पाथ में ट्रैवल कर रहा था, और उसकी स्पीड भी अच्छी थी, अच्छी फास्ट स्पीड में थी, क्योंकि वो सॉलिड था। धीरे धीरे करके आउटर कोर में जब वो एंटर करने लगा पी वेव्स, तो लिक्विड होने की वजह से हल्का सा पाथ उसका डेविएट हो गया और उसकी स्पीड भी कम हो गई पी वेव्स की। और इनर कोर में हमने क्या पढ़ा था? इनर कोर में हमने पढ़ा था सॉलिड है, रिजिड सॉलिड है इनर कोर। तो जब वो इनर कोर में एंटर किया तो वो लिक्विड से वापस सॉलिड वाले स्टेट में आ गया, तो उसकी जो पाथ है वो फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगी और इसका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गया। देखिए लिक्विड में हल्की सी पाथ डेविएट हुई ना, उसके बाद सॉलिड वाले जो इनर कोर है वो सॉलिड होने की वजह से वो फिर से वापस स्ट्रेट लाइन में आ गया और स्पीड भी ज़्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब आउटर कोर में उसकी स्पीड कम हो गई, पाथ डेविएट हो गया, और इनर कोर में आ गया तो वापस उसकी पाथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होने लगी और स्पीड बढ़ गई। तो उससे ऐसे पाथ डेविएट होने के वजह से
कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये पी वेव्स पहुँच नहीं पाए, तो ऐसे एरियाज़ को हम बोलेंगे शैडो जोन्स। शैडो जोन्स का मतलब कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ये पी वेव्स पहुँच नहीं पाए। शैडो जोन्स क्या होती है? शैडो जोन्स वो जोन्स होती है जहाँ पे ये वेव्स पहुँच नहीं पाती हैं। जैसे कि मान लीजिए पी वेव्स ऐसे एरियाज़ में पहुँच नहीं पाई, तो उन एरियाज़ को हम बोलेंगे शैडो जोन्स। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा शैडो जोन्स कैसे बनती है। शैडो जोन्स बनती है कोई भी वेव अगर एक मैटर से दूसरे मैटर में एंटर कर रही होती है, तो वो दूसरा वाला जो मैटर जिसमें एंटर कर रही है या तो उसको ब्लॉक कर दे या उसके पाथ को डेविएट कर दे। ठीक है, पी वेव्स को तो ब्लॉक नहीं कर सकती है, आपको पता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट से वो गुजरता है, तो उसको ब्लॉक नहीं करेगी उस कोई भी मैटर। तो पी वेव्स का डेविएट होने का रीज़न है, इस वजह से यहाँ पे शैडो जोन बना है। कहने का मतलब ये कि वो तीनों मैटर से गुजरा ज़रूर है, लेकिन उसके पाथ डेविएट होने की वजह से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये पी वेव्स पहुँच नहीं पाए, और उस एरियाज़ को हम बोलेंगे शैडो जोन्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इस कौन से एरियाज़ में आपको शैडो जोन दिख रहा है। अब नेक्स्ट है एस वेव्स। एस वेव्स हमने पढ़ा था, एस वेव्स कौन से मैटर से पास होती है? ओनली सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले मैटर में ये ब्लॉक कर देती है एस वेव्स को। तो जहाँ जहाँ मैटर जो लिक्विड और गैस पाई जाएगी वहाँ पे एस वेव्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी मान लीजिए ऐसा फोकस वाला पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है और सिस्मिक वेव्स उसको कैरी करके, उस एनर्जी को कैरी करके अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है। एस वेव्स में देखिए, वो सॉलिड में जब थी तो उसका स्पीड भी फास्ट है और पाथ भी डेविएट नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। धीरे धीरे जब अगर मान लीजिए एस्ट्रोनोस्फीयर वाली लेयर में जब ये एंटर करेगी तो इसका पाथ डेविएट भी होगा और स्पीड भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोनोस्फीयर लेयर में सेमी सॉलिड होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, आउटर कोर में होता है लिक्विड। लिक्विड में जब वो एंटर करेगी, सॉलिड से वो लिक्विड वाले स्टेट में जब आएगी आउटर कोर पे, तो वहीं पे ही एस वेव्स को ब्लॉक कर देगी वो लिक्विड और उसके पाथ को डेविएट कर देगी। आप देख सकते हैं दिया, और आउटर कोर के ऑपोजिट डायरेक्शन में एस वेव्स पहुंच ही नहीं पाई और टोटली ब्लॉक करने की वजह से एक लार्ज पोर्शन ऑफ शैडो जोन आपको देखने को मिल जाता है। ना कि सिर्फ डेविएट बल्कि उसको ब्लॉक भी कर दिया है, जिससे जो एस वेव जहाँ से ट्रैवल कर रही है उसके ऑपोजिट पोर्शन में वो पहुँच ही नहीं पा रहा, और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा लार्ज पोर्शन ऑफ शैडो जोन आपको देखने को मिलता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पी वेव्स की शैडो जोन ज़्यादा है कि एस वेव की, तो एस वेव्स की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो एस वेव्स हैं वो सॉलिड से ही गुजरती है, जिसकी वजह से जो दूसरे मैटर्स हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इस वजह से जो उसके ऑपोजिट पोर्शन के जितने भी एरियाज़ हैं वो पूरा का पूरा शैडो जोन एरिया बन जाता है। जबकि पी वेव्स पूरे मीडियम को ट्रैवल कर लेता है, भले ही उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है वो डेविएट कर देती है, पाथ डेविएट हो ज़रूर जाती है, लेकिन उसकी शैडो जोन कम होती है एज़ कम्पेयर टू एस वेव्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके, सो हमेशा याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन और ब्लॉकेज की वजह से शैडो जोन्स होती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया पी वेव्स, एस वेव्स जो कि बॉडी वेव्स का एक सब टॉपिक है, सिस्मिक वेव्स है ये। अब हम पढ़ेंगे सरफेस वेव्स के बारे में, तो सरफेस वेव्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो इससे हमको कंक्लूशन क्या मिला? इससे हमको कंक्लूशन ये मिला कि कोई भी वेव हो, पी वेव हो या एस वेव हो, जब वो रिफ्रैक्ट होती है, उसकी वेव्स जब रिफ्रैक्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, तभी तो वो रिफ्रैक्ट होगी। और या तो वो ब्लॉक होगी, जैसे कि एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करती है, बाकी जगह पे बाकी मीडियम में वो ब्लॉक हो जाती है। तो कहने का मतलब जहाँ पे वो ब्लॉक हो रही है तो दैट मीन्स वो दूसरे स्टेट में एंटर कर रही होगी अदर देन सॉलिड। तो कहने का मतलब या तो वो रिफ्रैक्शन हो या तो वो ब्लॉकेज हो, डिपेंड करता है कि वो अगर इन दोनों में से कोई एक हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर वेव, दैट मीन्स वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होगी। तो इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन से लेयर में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है। तो ये एक एविडेंस है पी वेव्स और एस वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एनालाइज दैट ईच लेयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वेदर इट इज़ सॉलिड, वेदर इट इज़ लिक्विड, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर। तो इसलिए हमने पढ़ा था अर्थक्वेक जो टॉपिक है।
अब समझ में आया आपको कि क्या अर्थक्वेक हमने क्यों पढ़ा, तो आपको रिलेट कर सकते हो कि हमने शुरू कहाँ से किया था और आखिरी में एंड कहाँ पे किया। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस वेव्स के बारे में। सरफेस वेव्स जो बॉडी वेव्स हैं वो अंदर होती हैं, मतलब अर्थ की इंटीरियर में होने वाली जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो है बॉडी वेव्स, और जो सरफेस में होने वाली जो वाइब्रेशन है, शेकिंग है, डिस्ट्रक्शन सब जो देखने को मिलती है ड्यू टू शेकिंग, वो होती है सरफेस वेव। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने बॉडी वेव्स को कवर किया। आई होप आज का इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। और मिलती है नए वीडियो में। और हाँ, अगर मेरे कोई भी वीडियोस रिलेटेड टू ज्योग्राफी, रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में विजिट करके आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।